दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस लेके आए हैं जो कि डीआरडीओ इसरो की जो मिसाइल्स होती हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको डेवलप करती है, उनको बनाती है और फिर डीआरडीओ इसरो को बेच देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमटीआर के आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमटीआर क्या काम करती है, फ्यूचर में उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, वैल्यूएशन कैसी है और इन दी एंड हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एमटीआर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 4 सेगमेंट में काम करती है: न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, डिफेंस सेक्टर और क्लीन एनर्जी। एमटीआर बेसिकली 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका मेन काम जो है प्रिसीजन इंजीनियरिंग का है। और जब से कंपनी बनी है, कंपनी ने खूब खुद को एक्सपेंड किया है डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट में, जैसे लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स कंपनी बनाती है GSLV-3 के। अग्नि प्रोग्राम जो अग्नि मिसाइल बनी थी उसमें भी कंपनी ने काम किया है। फ्यूल मशीन के हेड, पावर यूनिट्स फॉर फ्यूल सेल्स, ड्राइव मैकेनिज्म और ऐसे दुनिया भर के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। बेसिकली कंपनी के काम करने का प्रोसेस क्या है? कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग से मशीनरी बनाती है, उनकी असेंबलिंग करती है, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन यूज करती है, उनकी ब्रेजिंग और हीट ट्रीटमेंट करती है, उनकी टेस्टिंग करती है, क्वालिटी कंट्रोल करती है। और ये सारे प्रोडक्ट्स न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। और मेन जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो है इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीएल और ब्लूम एनर्जी। तो आप समझ ही गए होंगे कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे इसरो स्पेस के लिए कोई भी प्रोजेक्ट करता है, अग्नि मिसाइल्स वगैरह बनाता है, या मार्स पे जाने का कोई प्रोजेक्ट, तो जो भी उसमें मशीनरी वगैरह यूज होती है उनसे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। ऐसे ही डीआरडीओ कोई मिसाइल, बॉम्ब वगैरह कुछ बनाता है तो उनसे रिलेटेड मशीनरी, टूल्स वगैरह जो यूज होते हैं उसमें ये कंपनी डील करती है, उनके कंपोनेंट्स बनाना, उनकी असेंबलिंग करना। वहीं अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कंपनी ने अब तक करीब 7.7% की CAGR ग्रोथ दिखाई है और फ्यूचर में भी 2025 तक कंपनी 6 से 7% की CAGR ग्रोथ दिखा सकती है। तो अगर आप इतनी ग्रोथ में सेटिस्फाई हो तो आप कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये नंबर थोड़ा लो है। चलिए फटाफट कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो टाइमली कंपनी ने अपने एसेट्स बढ़ाए हैं। 2018 में जो एसेट्स 281 करोड़ के थे वो 2020 में करीब 346 करोड़ के हो गए। वहीं लायबिलिटीज को अगर हम देखें तो वो भी कंपनी ने टाइमली अपनी बढ़ाई है। 2018 में 76 करोड़ की लायबिलिटीज और 2020 में 121 करोड़ की हो चुकी हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी कंपनी ने इसी प्रोपोर्शन में टाइम टू टाइम अपने बढ़ाए हैं। वहीं अगर हम कंपनी का पी रेशो देखें तो वो करीब 55 का आ रहा है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है इस इंडस्ट्री के हिसाब से। चलिए अब कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं कि कंपनी खुद को अलग कैसे बनाती है। तो अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, जिस फील्ड में वो काम करती है उससे रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उनकी असेंबलिंग करती है, कंपोनेंट्स बनाती है और सारे काम ये कंपनी कर लेती है। 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूनिट्स है कंपनी की तेलंगाना और हैदराबाद में। डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस है कंपनी का। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। रेड्डी फैमिली जो की प्रमोटर है इस कंपनी की, पिछले काफी सालों से इसी काम में जुड़ी हुई है। वहीं अगर हम कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो लिमिटेड कस्टमर है कंपनी के पास, जैसे डीआरडीओ, एनपीसीएल, इसरो और ब्लूम एनर्जी। तो मेन जो इसके कस्टमर है यही है। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इन्हीं से कंपनी का आता है और क्योंकि ये गवर्नमेंट कस्टमर है तो पेमेंट्स में काफी डिले हो जाता है, जिससे कि इनको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरी अगर हम रिस्क की बात करें तो कंपनी स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल करती है। जरा सी भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में नहीं कर सकती, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो हाईली सेंसिटिव मिशंस में यूज होते हैं। आपको पता ही है डीआरडीओ, इसरो के काम नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट में कमी की गुंजाइश ये कंपनी नहीं कर सकती। और अगर ऐसा गलती से हो भी जाता है तो कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं और ह्यूज लॉसेस कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा तीसरी वीकनेस की अगर हम बात करें तो
तो प्राइसिंग प्रेशर रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको पता ही है गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट करती है हमेशा प्राइसिंग और कॉस्ट उसकी कम रखने की कोशिश करती है, तो हमेशा प्राइसिंग प्रॉब्लम रहती है, ये अपने हिसाब से प्राइस चार्ज नहीं कर पाते। और चौथा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की पेमेंट्स में देरी हो जाती है, ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस कंपनी को पड़ती रहती है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। चलिए फटाफट से कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो 3 से 5 मार्च के बीच ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। 574 से 575 का प्राइस बैंड रखा गया है। 26 शेयर का आपका एक लोट है। वही आपकी मिनिमम करीब 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम करीब 1,95,000 रुपीज आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इशू साइज 596 करोड़ का है, जिसमें से कि करीब 123 करोड़ फ्रेश इशू है और 472 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अलॉटमेंट आपको 10 मार्च को हो जाएगी, रिफंड आपका 12 को आ जाएगा, क्रेडिट शेयर आपके 15 तारीख को हो जाएंगे और 16 को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी शेयर मार्केट में। प्रमोटर होल्डिंग जो कि पहले 62% की थी, इस इशू के बाद 50% की रह जाएगी। और जो इशू का रीजन कंपनी ने दिया है, जो कंपनी इस पैसे का यूज लेने वाली है रेज करके, उससे कंपनी अपना डेट कम करेगी, जो डेली उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगी और जनरल एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी का उनको मीटअप करेगी। तो ये है बेसिकली एमटीआर का आईपीओ। अब बात करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो मेरे से अगर आप पूछोगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो इतनी कुछ खास ग्रोथ कंपनी में दिख नहीं रही। प्राइसिंग पावर भी नहीं है कंपनी के पास अपने हिसाब से जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस चार्ज कर सके। बहुत ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल का प्रेशर रहता है क्योंकि ऐसे सेगमेंट्स में कंपनी डील करती है। कोई खास मोड्स भी नहीं है कंपनी के पास जिसकी वजह से हम इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 350 का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब चल रहा है इसके शेयर पर। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस शेयर को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो या कोई काम करते हो इसी इंडस्ट्री में रिलेटेड और इस इंडस्ट्री को आप समझते हो तो भी कंसिडर कर सकते हो इस शेयर को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन टोटली आपका रहता है। हमारा काम है उस कंपनी की अच्छाई और बुराई आपको बताना। इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं ये आपको खुद से सोचना चाहिए कि आपको वो कंपनी वो इंडस्ट्री समझ पड़ती है नहीं, लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के क्या इफेक्ट रह सकते हैं। ये सारे प्रोस्पेक्ट्स देख के ही हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एमटीआर का आईपीओ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने जो नई सीरीज शुरू करी है डेली शेयर मार्केट से जुड़ी न्यूज की, उसे आप फॉलो कर रहे हैं नहीं और कर रहे हैं तो वो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। सुझाव आपको कुछ देने हैं वो भी हमें बताइए, क्या कुछ हम उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। और ऐसी ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपने ही चैनल फाइनेंशियल ज्ञान को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।